Yes, now we go for the next question, and my next question is question number 3. मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे जा रहा हूँ. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 3. ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग ने कंप्लीट कर दिया था. क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे. चलो सब लोग चले जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे. ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3. सब एक से एक सेलेक्टेड क्वेश्चन है. The following trial balance extracted from the books of Arts and Crafts Limited as on 31st March 2014. 31st March 2014. एक काम करो, नया फॉर्मेट ले लो तुम लोग. हाँ, उस पे लिखो क्वेश्चन नंबर 3. This is new format. Question number 3. Art and Crafts Limited and balance sheet as on 31st March 2014. और सामने प्रॉफिट एंड लॉस वाले स्टेटमेंट पे भी लिखो मेसर्स आर्ट एंड क्राफ्ट्स लिमिटेड. अभी प्रॉब्लम रीड करवाता हूं तुम लोगों को मैं. देखो डेबिट साइड में क्या क्या है. फ्री होल्ड लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर्स. क्लोजिंग स्टॉक ही है 31st मार्च 14. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दे दिया है. कैश बैंक, कैश इन एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, salaries and wages, miscellaneous expense, investments in shares, interest, bad debts, maintenance, repairs and maintenance, advance income tax, income from investments, RDD, पुराना RDD, creditors, provision for depreciation, पिछले साल तक का provision for depreciation on building, furniture. एक ये शेयर सस्पेंस अकाउंट आया है, देखेंगे क्या है. इक्विटी शेयर कैपिटल 6%, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सेल्स. ये लो, ये आइटम्स हो गए. एडजस्टमेंट, कितने एडजस्टमेंट्स है टोटल? 10 एडजस्टमेंट है. सबसे पहला एडजस्टमेंट, land was revalued by 3 lakhs by an expert valuer, but no effect has been given in the books. Although directors decided to adjust the revalued amount. Revalue किया है तो अपनी एंट्री आएगी लैंड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स. सो फ्री होल्ड लैंड में ऐड कर देंगे 1 लाख रुपए, 3 लाख रुपया, और रिवैल्यूएशन रिजर्व्स एक नया रिजर्व्स क्रिएट हो जाएगा अपने रिजर्व्स एंड सरप्लस में. तुम्हारे पास फ्री होल्ड लैंड पहले से कितनी थी यहाँ पे? ट्रायल बैलेंस में फ्री होल्ड लैंड है 2 lakhs, और लैंड तो वैसे भी डेप्रिशिएट होती नहीं है. फ्री होल्ड लैंड इज 2 lakhs. जाओ सॉल्यूशन में चले जाओ. गो टू नोट नंबर 10. टेंजिबल एसेट्स में जाके लिखो
राइट ईयर फ्री होल्ड लैंड, $2 लाख तो ट्रायल बैलेंस में था पहले से, प्लस $3 लाख का रिवैल्यूएशन हुआ है, तो ये हो गया $5 लाख। और ये जो $3 लाख ऐड किया है, इसका सेकेंड इफेक्ट जाएगा फ्री होल्ड लैंड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व्स, उसका सेकेंड इफेक्ट इधर आ जाएगा। ये 3 लाख उधर फ्री होल्ड लैंड में ऐड कर दिया और एक अलग से रिजर्व्स क्रिएट कर दिया, तो ये मेरा पहला एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला हुआ है डेटर्स इंक्लूड्स 10,000 आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months which are due after 8 months। अरे उसका ड्यू डेट ही 8 months के बाद होने वाला है, तो इसको मोर देन 6 months नहीं बोलेंगे। ड्यू डेट के बाद में अगर कलेक्शन नहीं हुआ ना, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months। इसकी ड्यू डेट ही 8 months है। ड्यू मतलब 8 months का तो क्रेडिट है, उसके बाद में अगर आउटस्टैंडिंग रहता है तो उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months। तो इसको नहीं लेना है, वो ब्रेकअप नहीं शो करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months आता है। ये ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए दिया है। हाँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दे रखा है, कितना दिया है 5% ऑफ डेटर्स। तो ये 10,000 से कुछ नहीं है, 10,000 का कोई लेना देना नहीं है। ड्यू डेट के बाद में अगर 6 महीने तक कलेक्शन नहीं हुआ, उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 months। तो डेटर्स 50,000 का, और इस पे अपने को आरडीडी क्रिएट करना है। कितना आरडीडी क्रिएट करना है? 5% आरडीडी क्रिएट करना है। गो टू ट्रेड रिसीवेबल्स, लिखो डेटर्स 50,000 माइनस आरडीडी 5%, 2,500 हो गया ना। 10% will be 5,000, half of that is 2,500, so ये हो गया 47,500। और ये 2,500 का सेकेंड इफेक्ट आएगा पीएनएल में। पीएनएल में अदर एक्सपेंसेस में आ जाओ, देख ले तो कोई बैड डेट्स वगैरह है क्या? हाँ, ट्रायल बैलेंस में पुराना बैड डेट्स है, जिसके लिए हम लोग ने लास्ट ईयर प्रोविजन क्रिएट किया था 2,000 का, ये रहा। 1,000 रुपये एक्सेस हो गया, ठीक है। बैड डेट्स प्लस ये साल का आरडीडी माइनस आरडीडी पिछले साल का, इस पर ट्रायल बैलेंस। अभी जो ये साल का आरडीडी क्रिएट किया वो 2,500 है, और बैड डेट्स कितने का था अभी देखा था हम लोगों ने ना, 1,000, और पिछले साल का आरडीडी है 2,000। कितना हो गया? 3,500। 3,500 में से माइनस 2,000 कर दो तो ये हो गया 1,000, 1,500। ठीक है ना। चलो अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। नेक्स्ट, इसमें बैड डेट्स भी हो गया और ये आरडीडी भी हो गया। जो हो गया बस उसको हाईलाइट कर दो। ये एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4 में बाद में करता हूँ।
एडजस्टमेंट नंबर 4 में दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज टू बी मेड 40% ऑफ बुक प्रॉफिट। जो तुमको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा ना उसका 40% प्रोविजन फॉर टैक्स है, बट प्रॉफिट एज पर टैक्स कंप्यूटेशन इज 5,000 मोर देन बुक प्रॉफिट। ये एडजस्टमेंट अभी कर ही नहीं सकते हम लोग। ये वाला एडजस्टमेंट अपने को बाद में करना पड़ेगा, जब भी हम लोग क्लोज करेंगे ना पीएनएल तब देखेंगे। इसमें करंट टैक्स भी मिल जाएगा और अकाउंट्स के बुक्स का टैक्स भी मिल जाएगा और डिफर्ड टैक्स भी आ जाएगा। हाँ, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स 1,85,000। ये मार्केट वैल्यू खाली एडिशनल डिस्क्लोजर है, याद रखना। दिस इज जस्ट एन एडिशनल डिस्क्लोजर। तुम्हारे पास इन्वेस्टमेंट्स कितने का वो देखो, तुम्हारे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स है 1,80,000 का। इसको पोस्टिंग करो, ये अमाउंट तो अपने अमाउंट कॉलम में आएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में चले जाओ, go to long term investments and write their investments in long term investments में जाके लिख दो investments in shares, investments in shares। ये अमाउंट लिखना 1,80,000। और वो जो एडजस्टमेंट दिया था वो इधर लिखने का, मार्केट वैल्यू ₹1,85,000। बस वो एडजस्टमेंट का यही इंपॉर्टेंस। फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू देते हैं ना, वो खाली डिस्क्लोजर आइटम, एडिशनल डिस्क्लोजर आइटम है, कोई डबल इफेक्ट नहीं देना उसको। उसके बाद में नेक्स्ट एडजस्टमेंट, तो फॉर द नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगला एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज। या डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज, एक मिनट है, हाँ, डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन बिल्डिंग एंड फर्नीचर, बिल्डिंग 2% एंड फर्नीचर 10%। अभी कुछ नहीं बोला है ना, तो हम लोग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एज्यूम कर लेते हैं। विल गो बाय रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो लिखो बिल्डिंग, टेंजेबल एसेट्स में चले जाओ एंड राइट देयर बिल्डिंग, माइनस पीएफडी। और दूसरा क्या है, फर्नीचर, माइनस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। जो ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा पीएफडी, वो तो सीधा ब्रैकेट में पोस्टिंग होएगा। देख लेते हैं बिल्डिंग कितने की है, फर्नीचर कितने का है। $75,000 बिल्डिंग, 20,000 फर्नीचर। $75,000 and 20,000। चलो, ये तो हो गया बिल्डिंग एंड फर्नीचर। इसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ये बाजू है, देखो पिछले साल तक का डेट भी दिया है, 1 अप्रैल 2013। बिल्डिंग 5,000 एंड फर्नीचर 4,000। बिल्डिंग 5,000 एंड फर्नीचर 4,000। अब डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट, बिल्डिंग को 2% डेप्रिशिएट करना है, फर्नीचर को 10%। बिल्डिंग की वैल्यू है 75,000 कॉस्ट
माइनस पिछले साल का डेप्रीसिएशन 5000 पिछले साल तक का, 70,000 उसका वैल्यू बचा, इंटू 2%, 70,000 का 2% निकाल लो, 1400 हो गया करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। ये 1400 इधर प्लस कर दो, और ये 1400 का सेकेंड इफेक्ट है ना, वो पीएनएल डेबिट में भी जाएगा। फर्नीचर 20,000 का था कॉस्ट, और पिछले साल तक वो डेप्रिशिएट कितना हुआ था, 4,000, तो 16,000 इसकी वैल्यू बची, इंटू 10% बोला हुआ, 1,600। अगर एसएलएम एज्यूम करते तो ओरिजिनल कॉस्ट पे करते। तो ये हो गया 5,600, तो 20 में से 5 निकाल दो तो 15, 15 में से और कितना, 14,400 हो गया क्या, 20,000 माइनस 5,600। चलो अब ये करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है ना 1400 और 1,600, इसको पीएनएल में ले जाओ। $1,400, 1,600 depreciation on building, and depreciation on furniture. $3,000 का टोटल डेप्रिसिएशन आ गया। टोटल डेप्रिसिएशन 3,000। आगे बढ़ेंगे तो एक बड़ा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का, मैं हमेशा बड़ा एडजस्टमेंट मानता हूँ, वो हो गया अपना एडजस्टमेंट नंबर 8 में बोला हुआ है लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द कंपनी आर मॉर्गेज इन फेवर ऑफ बैंक सिक्योरिटी, इन फेवर ऑफ बैंक एज सिक्योरिटी फॉर ओवरड्राफ्ट सैंक्शन लिमिट अप टू 2,50,000। ये खाली एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तुम्हारे पास एक बैंक ओवरड्राफ्ट होना चाहिए। ये रहा बैंक ओवरड्राफ्ट, तुमने 40,000 तक का ओवरड्राफ्ट तो ले सका है, ले रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट हमेशा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स होता है। गो टू शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में लिखो बैंक ओवरड्राफ्ट। लेकिन इसके लिए जो सिक्योरिटी दे रखी है वो सिक्योरिटी यहाँ पे अपने को मेंशन करना पड़ेगा, वो एडजस्टमेंट से। क्या सिक्योरिटी ऑफर कर रखी है? लैंड एंड बिल्डिंग इज सिक्योर्ड अप टू 2,50,000, secured by mortgage of land and building up to 2,50,000. Secured by mortgage of land and building बस ये नोट जो लिखा वही एडजस्टमेंट का इफेक्ट है। सो ये एडिशनल डिस्क्लोजर आइटम्स है। ये ऐसे एडजस्टमेंट्स का कोई डबल इफेक्ट नहीं होता है, जैसे वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट दे रखा था, खाली एडिशनल डिस्क्लोजर। अच्छा, फिर उसके बाद है ना ये वाला एक एडजस्टमेंट मैं कैंसिल कराऊंगा, कोई मतलब नहीं है ये वाला एडजस्टमेंट। डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आर इन एरियर्स फॉर 5 years है ना, इसके आगे का ये कैंसिल।
ये गलती से प्रिंट हुआ, कुछ नहीं। क्या लिखा है? डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स वेर इन अरियर्स फॉर 5 years अप टू करंट ईयर। तो करंट ईयर को मिला के 5 years, तो अपने पास प्रेफरेंस शेयर्स है कितने का? अपने पास प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 80,000 का। 80,000 का 6% निकालो, 80,000 इंटू 6% इंटू 5 years, 24,000 का अरियर्स। अरियर्स तुमको याद है? अरियर्स ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी। ये तुमको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन टॉपिक में बहुत जगह पे आता है ये वाला। जाओ नोट नंबर 20 निकाल लो। देखो, मैंने तुमको कंटिंजेंट लायबिलिटी में ये भी वाली लायबिलिटी भी दी थी। कंटिंजेंट लायबिलिटीज लिखो, अरियर्स ऑफ cumulative preference dividend arrears of cumulative preference dividend of 5 years including current year including current year amounting to rupees 24,000। 24,000 आया कैसे? 80,000 into 6% into 5 years। चलो ठीक है, आगे नेक्स्ट एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्लूड्स परचेज ऑफ फिनिश गुड्स 2,80,000। तुम्हारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना दिया है ट्रायल बैलेंस में? 3 lakhs दे रखे हैं। 3 lakhs का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसमें बोलते हैं 3 lakhs के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में बोलते हैं 20,000 का परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है। हाँ तो ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं। एक काम करो ना, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, परचेज ऑफ फिनिश गुड्स को 20,000 कर दो। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स को 20,000। मैं तुमको बताता हूँ ये कैसे होएगा। मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिखाना तो 3 लाख है। पीएनएल में जाओ, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम तो है ही नहीं। आउटर कॉलम में तो 3 लाख आएगा। क्या है एडजस्टमेंट में? Cost of goods sold includes purchase of finished goods 2,80,000। Purchase of finished goods 2,80,000। अगर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज COGS, ये 3 लाख है। और इसमें परचेजेस कितना दिया हुआ है? परचेजेस
हाँ, इसमें परचेजर्स 2,80,000 दिया हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक भी मालूम है मेरे को, कितना है क्लोजिंग स्टॉक? क्लोजिंग स्टॉक 40,000। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 है, तो अपन लोग रिवर्स कैलकुलेशन कर सकते हैं ना, 3 लाख। क्लोजिंग स्टॉक जो माइनस हुआ उसको प्लस करो, +40 एंड -2 लाख। तो 60,000 का ओपनिंग स्टॉक हो गया। अब ये ट्रायल बैलेंस में दे दिया है, इसका मतलब ये सब ऑलरेडी इंक्लूडेड ही है। तो एक काम करो, मैं इसको प्रेजेंट करता हूं, देखो। परचेजर्स 2,80,000, purchasers 2,80,000 and opening stock 60,000 minus closing stock 40,000। ये क्लोजिंग स्टॉक 40,000 मेरे को ट्रायल बैलेंस से मिला है, याद रखना। ये रहा ट्रायल बैलेंस से अपने को मिला ये। $40,000, तो ये 20 हो गया। ये देख लो 3 लाख का इफेक्ट हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक का सेकेंड इफेक्ट चले जाओ इन्वेंट्री में। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ये इफेक्ट भी हो गया अपना। आगे बढ़े। ये मेरा लास्ट एडजस्टमेंट था। अब मैंने जो एडजस्टमेंट पेंडिंग रखा था ना, उसकी बात करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 में क्या दिया हुआ देख लो। एडजस्टमेंट नंबर 3 में बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इज कंपोज्ड ऑफ ₹10 शेयर एंड 36,500 फुली पेड शेयर्स और 500 शेयर्स हुए जिसपे फाइनल कॉल का ₹3 अनपेड है। तो मतलब अगर मैं अमाउंट निकालूं तो मेरे पास है 36,400 इंटू 10 3,64,000 के तो वो शेयर्स है जो फुल्ली पेड अप है, और 500 शेयर्स इंटू फुल्ली कॉल्ड अप है, तो 5,000 शेयर्स वो है जो फुल्ली कॉल्ड अप है। तो टोटल अपना शेयर कैपिटल होना चाहिए 3,69,000, लेकिन ये 500 शेयर्स पे ₹3 अनपेड है ना, तो 500 इंटू 3 ₹1,500 का कॉल्स इन अरियर्स आना चाहिए। तो अपने पास है ना ट्रायल बैलेंस में 3,69,000 का इक्विटी शेयर कैपिटल और 1,500 कॉल्स इन अरियर्स होना चाहिए। लेकिन ट्रायल बैलेंस में उन्होंने गलत प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने क्या किया मालूम है? 3,69,000 माइनस 1,500 कॉल्स इन अरियर्स करके नेट इफेक्ट दे दिया। ऐसा नहीं होता है, ये रॉन्ग है। 367,500 नहीं होना चाहिए, इसको 3,69,000 में कर रहा हूं। और अलग से डेबिट साइड में कॉल्स इन अरियर्स लिखूंगा, क्योंकि अकाउंटिंग कभी भी ग्रॉस इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, नेट नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मालूम ही नहीं पड़ेगा अरियर्स भी है क्या। 1,500 का अरियर्स, तो पहले तो जो होना चाहिए था वो क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। सो इन लोग ने नेट किया था, मैंने नेट ऑफ जो था वो हटा दिया। और अब 3,69,000 का अपने पास शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल, और उसमें 1,500 अरियर्स है। सो ये वाला एडजस्टमेंट अपने को यही इंफॉर्मेशन दे रहा है। अब उसके बाद दूसरा एडजस्टमेंट क्या बोलता है वो देखो। दूसरा एडजस्टमेंट बोलता है शेयर सस्पेंस। वो जो शेयर सस्पेंस अकाउंट है ना, that represent money received from new LOT for reissue of 500 forfeited shares during the year for non-payment of final call, but no entry has been passed.
वो जो 500 शेयर्स था ना जिसपे 500 शेयर्स जिसपे अरियर्स था वो हमने फोरफिट कर दिया और फोरफिट करके री इश्यू भी कर दिया। फोरफिट करके री इश्यू कर दिया तो शेयर कैपिटल तो 3,69,000 अब फुल्ली पेड अप हो गया। लेकिन री इश्यू कितने में किया? जो भी अमाउंट मिला वो हम लोग ने शेयर सस्पेंस में रख दिया, शेयर सस्पेंस में रख दिया 2,500 रुपया। एक मिनट, अब ये अनचेंज रहेगा, याद रखना। ये शेयर्स फोरफिट हो गए, री इश्यू हो गया, तो अब ये पार्टली पेड अप नहीं, फुल्ली पेड अप हो गया, ये अनचेंज। लेकिन शेयर सस्पेंस में 2,500 क्या आ गया? ये सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, यही मेरे को एडजस्टमेंट तुमको समझाना है, यही एडजस्टमेंट मेरे को तुमको समझाना है कि शेयर को फोरफिचर भी किया, री इश्यू भी किया, शेयर्स को फोरफिट करके री इश्यू किया। तुम्हारे नोट नंबर 9 के नीचे जगह है। देखो यहाँ पे मैं समझाता हूँ, मेरे को 2 मिनट दे दो, ये तुम लोग साथ साथ में कॉपी कर लो। मैं तो बोलता हूँ कॉपी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा। मैं तुम लोग को एकदम बेसिक तरीके से बताता हूँ और फिर तुमको अभी कैसे करना है वो बताओ। क्या है ना, रॉन्ग एंट्री, रिवर्स एंट्री, करेक्ट एंट्री, ऐसे हम लोग ने एंट्री सीखी थी। रॉन्ग, रिवर्स एंड करेक्ट। पहले तो करेक्ट एंट्री क्या है? फोरफिचर की। फोरफिचर की एंट्री आएगी इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 500 शेयर्स इंटू 10, 5,000 रुपया। टू कॉल्स इन अरियर्स 1,500 जो अपने ट्रायल बैलेंस में है 1,500 एंड टू शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट 3,500। ये पहली एंट्री फोरफिचर की। फिर ये शेयर्स को अपन लोग ने 2,500 में री इश्यू किया, तो री इश्यू की एंट्री आती है बैंक अकाउंट डेबिट 2,500। ये 2,500 वही है जो शेयर सस्पेंस में पड़ा हुआ है। 2,500 शेयर सस्पेंस में 2,500 ही है ना? हाँ, तो ये 2,500 वही है जो शेयर सस्पेंस में पड़ा है। शेयर्स फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल तो 5,000 का है, तो अपने को 2,500 का लॉस हो गया, वो शेयर्स फोरफिटेड में डाल दिया। और लास्ट एंट्री आती है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। तो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स कैसे करेंगे हम लोग? शेयर्स फोरफिटेड 3,500 माइनस 2,500, तो शेयर्स फोरफिटेड टू कैपिटल रिजर्व्स 1,000। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, इनमें से एक भी एंट्री पास नहीं हुई। रॉन्ग एंट्री क्या पास हो गई? जब पैसा मिला ना री इश्यू का, तो शेयर सस्पेंस डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2,500 टू शेयर सस्पेंस अकाउंट, ये एंट्री पास हो गई। अब ये रॉन्ग एंट्री को मैं रिवर्स करता हूं, तो एंट्री बन गई शेयर सस्पेंस टू बैंक। $2,500। अब ये रॉन्ग एंट्री से रिवर्स एंट्री होने के बाद रिवर्स एंट्री और करेक्ट एंट्री को कंपेयर करके अपन लोग बना लेते हैं फाइनल एंट्री। ये फाइनल एंट्री बनाता हूं जो अपने को फाइनल अकाउंट्स में एडजस्ट करना है। फाइनल एंट्री में देखो तुम्हारा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट और क्रेडिट ये कैंसिल हो गया अकाउंट। शेयर्स फॉरफिटेड क्रेडिट डेबिट और डेबिट, ये अकाउंट कैंसिल हो गया। तो अब अकाउंट क्या बच गया? अच्छा, बैंक अकाउंट भी कैंसिल हो गया। देख लो बैंक अकाउंट ये क्रेडिट और इधर बैंक अकाउंट डेबिट है, बैंक अकाउंट भी कैंसिल। तो अभी तुम्हारी एंट्री बची ये शेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट, शेयर सस्पेंस अकाउंट डेबिट 2,500 टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट जो कैंसिल नहीं हुआ 1,500 एंड टू कैपिटल रिजर्व्स 1,000। ये तुम्हारी फाइनल एंट्री है।
ये एंट्री को तुमको फाइनल अकाउंट्स के साथ एडजस्ट करना है। शेयर सस्पेंस इधर डेबिट है, क्रॉस करो क्योंकि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट है। देखो खत्म हो गया मामला। शेयर सस्पेंस अकाउंट ये कैंसिल करो, यहाँ पे क्रेडिट है और एंट्री में डेबिट है, खत्म। कॉल्स इन अरियर्स इधर डेबिट है 1500 और यहाँ पे क्रेडिट है, ये भी कैंसिल हो गया। खाली बच गया कैपिटल रिजर्व्स। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में ले जाओ। गो टू रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड राइट देयर कैपिटल रिजर्व्स। मेरे को एक स्टूडेंट ने पूछा सर इसका कोई छोटा तरीका बताओ ना, क्योंकि हम लोग फाइनल अकाउंट्स में इतने सारे एंट्रीज करते रहेंगे तो कैसे चलेगा सर, कोई छोटा तरीका बताओ इसका। तो मैंने छोटा तरीका भी निकाल के रखा, छोटा तरीका भी निकाल के रखा है। तुम लोग ने ये सब कॉपी कर ही लिया है। छोटे तरीके में ये सब कुछ नहीं आना है, मैं तुमको बता देता हूँ। ये कुछ नहीं, कौन पास करेगा रॉन्ग एंट्री, कौन पास करेगा रिवर्स एंट्री, कौन पास करेगा करेक्ट एंट्री। किसी को एंट्री नहीं आती होगी तो और झमेला, रॉन्ग ही कर देगा। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के लिए पहले एंट्रीज आनी चाहिए तो तुम एरर्स को रेक्टिफाई कर सकते हो, याद रखना। एंट्रीज ही नहीं आएगी तो एरर्स को क्या खाक रेक्टिफाई करोगे। मेरे बैलेंस शीट में तुम लोग अगले पेज पे लिख लो, तुम्हारे पास जगह है उधर। मेरे पास ट्रायल बैलेंस में शेयर सस्पेंस अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस से शेयर सस्पेंस अकाउंट है, ट्रायल बैलेंस में कॉल्स इन अरियर्स है। तो मैं बोलूंगा 1500 का अरियर्स था, उसके सामने शेयर्स को री इश्यू करके 2500 रुपया आया। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग एक ही बार होती है, इधर हो गई। ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग एक ही बार होती है, इधर हो गई। और ये दोनों का जो डिफरेंस है मैं बोलूंगा जहां पे 1500 डूबा था 2500 आ गया, डूबा था 1500 आ गया 2500, तो 1000 रुपया ज्यादा आया। गुड्स पे तो आया नहीं, शेयर्स पे आया। गुड्स पे आया तो रेवेन्यू प्रॉफिट बोलते थे, शेयर्स पे आया तो कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे। इन शॉर्ट ट्रायल बैलेंस से शेयर सस्पेंस लेके आ गया, ट्रायल बैलेंस से कॉल्स इन अरियर्स इधर लेके आ गया और दोनों को एक साथ भिड़ा दिया और उससे अपने को मिल गया कैपिटल रिजर्व्स। कि 1500 डूबा हुआ था 2500 मिल गया। ना तो रॉन्ग एंट्री पास करी ना रिवर्स एंट्री पास की, सीधा कैपिटल रिजर्व्स मिल गया। ट्रायल बैलेंस का वन इफेक्ट और ये दोनों के डिफरेंस का भी एक ही इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस का भी एक ही इफेक्ट और दोनों का डिफरेंस। अरे ये दोनों का इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं देके वर्किंग में डाल दिया, नेट ऑफ करके एक इफेक्ट दे दिया। दोनों का सेपरेट सेपरेट इफेक्ट नहीं करके नेट ऑफ करके एक इफेक्ट दे दिया और ये मीनिंगफुल इफेक्ट है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ डूइंग, ठीक है ना। तो मैंने तो ये तरीका निकाल के रखा और ये तरीका तुमको मैं बोलता हूँ बहुत सिंपल लगेगा। अभी इससे ना मेरे सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, मैं तुमको बता देता हूँ मैंने सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए। खाली एक मेरा प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट है, वो अभी प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करेंगे तब करेंगे। चलो अब एक काम करते हैं ना, हम लोग फटाफट बाकी आइटम्स का पोस्टिंग कर देते हैं। ट्रायल बैलेंस में मोस्ट ऑफ द आइटम्स की पोस्टिंग तो हो चुकी है, अभी जिनकी बाकी उनको कर देते हैं। 5000 का कैश हेड, ये यहाँ तक सब हो गया, स्टॉक तक सब हो गया। कैश हेड बैंक 5000, कैश इन हैंड 1000। Total cash and cash equivalents. Cash at bank, cash in hand, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये लो, ये काम है ना। अब इसके आगे बढ़े। सैलरीज एंड वेजेस, ये जाएगा एम्प्लॉइज कॉस्ट में। सैलरीज एंड वेजेस पीएनएल में चले जाओ, कितना है, कितना सैलरीज एंड वेजेस 15,000।
सैलरीज एंड वेजेस के बाद एक मिसलेनियस एक्सपेंसेस देखा था, वो अदर एक्सपेंसेस में ले जाओ। कितना मिसलेनियस एक्सपेंसेस? 8,000। चलो 8,000 का मिसलेनियस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आइटम देखो, नेक्स्ट आइटम है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है 3,000 फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट, अरे समझ में आ रहा है ना? सी आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं तुमको यहाँ पे बैठ के भी, मतलब तुमको क्लासरूम में होता तो मैं प्रैक्टिस देता ही था। यहाँ पे क्लासरूम में तो मैं 4 प्रॉब्लम भी करूँ तो बहुत होता है, लेकिन क्या है, मैं चाहता हूँ कि तुमको इतना प्रैक्टिस दे दूं कि तुमको अपने टेक्स्ट बुक के 4 क्वेश्चन से 4 या 3 क्वेश्चन से इतने सिंपल लगे, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि, और ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ये करने के बाद में तुमको एग्जाम का क्वेश्चन तो ऐसा लगेगा क्या इजी क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, चलो आगे। इंटरेस्ट 3,000 हो गया ना, उसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है 1,500, ये भी अदर एक्सपेंसेस में जाएगा। मैंने सब में तुमको अपडेटेड चीजें करवाई थी, ये मेरे को फाइनल अकाउंट्स ये बार तुमको करवाना था, क्लास में भी होता तो करवाना था, तो मैं करवा। मैंने AS19 में कितने क्वेश्चंस अलग अलग निकाल के मैं करवा रहा हूँ, क्योंकि वो सब करवाने थे मेरे को। उसकी तो मैं शीट्स भी पूरी फ्रेश प्रॉपर शीट्स बना रहा हूँ। अभी तो तुमको क्वेश्चंस एक एक देते जा रहा हूँ, और नेक्स्ट बैच में वो सारे क्वेश्चंस मेरे टेक्स्ट बुक में होंगे। और A1 क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में, उससे ज्यादा नहीं आएगा, तुम देखना एग्जाम का पेपर। अगर AS19 आया तो उसी में से आएगा। फाइनल अकाउंट्स आएगा तो यू विल बी द ओनली स्टूडेंट जो फाइनल अकाउंट्स करने के लिए सब लोग ईगर हो गए। यू विल बी ईगर टू डू फाइनल अकाउंट्स, बिकॉज तुमको आता होगा, तुमको फॉर्मेटिंग का तकलीफ नहीं होगा। बाकी लोगों को तो यही नहीं पता रहता नोट्स टू अकाउंट्स बनाने, कौन से नहीं बनाने। अपने को मालूम है 19 नोट्स टू अकाउंट्स, 20 कंटीजेंट लायबिलिटी और 21 प्रपोज्ड डिविडेंड, बस। यू नो इट वेरी वेल, तुम्हारा प्रॉपर ग्रिप है। सी दैट इज द रीजन आई एम सेइंग फाइनल अकाउंट्स में ज्यादा क्वेश्चन करो, फॉर्मेट्स पहले से फॉर्मेट याद रखना चाहिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के आगे मैं बढ़ूं, एडवांस इनकम टैक्स, ये मालूम है करंट टैक्स से माइनस करते हैं लोग। ये कॉजिन अरियर्स हो गया, मैंने पहले ही कर दिया था वो एडजस्टमेंट के साथ। एडवांस इनकम टैक्स 6,000। नोट नंबर 9 में चले जाओ सब लोग। नोट नंबर 9 में लिखो करंट टैक्स माइनस एडवांस टैक्स। करंट टैक्स आना बाकी है अभी, और जो एडवांस टैक्स अपने पास आ चुका है वो एडवांस टैक्स कितने का है? 6,000 का एडवांस टैक्स है। ये लो, डेबिट साइड मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं जा रहा हूं क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में पहला आइटम है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स। अदर इनकम है, PNL के क्रेडिट में जाओ, लिख दो 2,000। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, इसका मतलब इंटरेस्ट ही होता है।
2000। क्रेडिट साइड का तो मोस्ट ऑफ द आइटम्स हम लोग ने एडजस्टमेंट के साथ कर ही लिया था। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो गया, क्रेडिटर्स बाकी, देखो क्रेडिटर्स 30,000, ट्रेड पेबल्स है 30,000 का ट्रेड पेबल्स। क्रेडिटर्स ये लो 30,000 का क्रेडिटर्स हो गया, ट्रेड पेबल्स। उसके बाद क्या है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, बिल्डिंग फर्नीचर, ये शेयर सस्पेंस कैंसिल हो गया, कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल प्रेफरेंस बाकी है। हाँ, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपए का है ना, तो 36,000। अभी तो ये फुल्ली पेड अप है, फॉरफिट हो गया, रीइश्यू हो गया था, नाउ दीस आर फुल्ली पेड अप। सो शेयर कैपिटल में 36,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। शेयर कैपिटल में मेरे को कहीं पे भी ऑथोराइज नहीं मिला इस बार, सो नहीं मिला तो भी लिखना पड़ता है, लिखो ऑथोराइज्ड, क्वेश्चन मार्क डाल दो, होगा कुछ ना कुछ। बिना ऑथोराइज के कोई कंपनी थोड़ी होती है, लिमिट तो होती है। फील्ड को इशूड एंड पेड, 36,900 equity shares of ₹10 each, comma, ₹3,69,000। क्यों इनर कॉलम में लिखा है? क्योंकि अपने पास इस बार प्रेफरेंस शेयर्स भी है। मैं एज्यूम कर रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर्स 100 रुपीज का है, एज्यूम कर रहा हूँ, 10 रुपए का भी एज्यूम कर सकता। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स 100 का होता है, तो 800 प्रेफरेंस शेयर्स बोलूंगा। 800, 6% cumulative preference shares of ₹100 each, comma fully paid। ये हो गया 80,000। बस टोटल बाहर निकाल लो, 3,69,000 plus 80,000, 4,49,000। अब और क्या बच गया ट्रायल बैलेंस में? What else is remaining in trial balance? सिक्योरिटीज प्रीमियम है 12,500 का, और एक सेल्स है 3,60,000 का। चलो ये दो कर दो। सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,500, सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,500, और दूसरा है सेल्स। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में देखोगे सेल्स 3,60,000। चलो मेरे सारे ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग खत्म। अब मैं टोटल बाहर निकाल रहा हूँ, और एक वो टैक्स का एडजस्टमेंट है वो अब मैं करूँ।
दिस इज 3,62,000. टोटल बाहर निकालो सब. सैलरीज एंड वेजेस 15,000 है. दिस इज 3,000. एट प्लस 3 11 12,500. चलो सब बाहर निकाल लिया मैंने. सब बाहर निकाल लिया. ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 3,000 है क्या? नहीं नहीं नहीं. रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,500 है. 1,500 गलती से लिखा गया आपने से. ये रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस 1,500 है. चेंज करो ना इसको. तो फिर ये 11,000 होगा. 11,000. दिस इज 11,000. एक मिनट मैं प्रॉपर ही लिख देता हूँ, कंफ्यूजन ही नहीं चाहिए. चलो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो ना. 30,000 क्योंकि अपना सेल्स कितना था? 3,60,000 था. माइनस -3 lakhs का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस 15,000 माइनस 3,000 एंड माइनस 3,000. 3,000 का क्या है? डेप्रिसिएशन. माइनस 11,000. ये क्या हो रहा है? 298 कैसे आ रहा है? हाँ बराबर है. ये 3,62,000 है ना, मैंने 360 दिया था प्लस 2,000. 3,62,000 से माइनस किया ना, बराबर. 30,000 का आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स. अब देखो मैं एक एडजस्टमेंट दिखाता हूं जो मैंने पेंडिंग रख दिया था. प्रोविजन फॉर टैक्स का एडजस्टमेंट पेंडिंग रख दिया था. देख लो प्रोविजन फॉर टैक्स 40% ऑफ बुक प्रॉफिट. बुक प्रॉफिट आया 30,000. 30,000 का 40% कम्स टू 12,000. ये 12,000 आ गया. 40%. लेकिन साथ में एक चीज और बोली है कि इनकम टैक्स का प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट एज पर टैक्स कंप्यूटेशन इज 5,000 मोर देन बुक प्रॉफिट. इसका मतलब है करंट टैक्स जो है वो 35,000 है. हमको 30,000 आया ना, तो करंट टैक्स 35,000. तो 35,000 का 40% विल बी करंट टैक्स. 35,000 इंटू 40%, ये 14,000 हुआ. और इसका सेकेंड इफेक्ट मैं जाऊंगा नोट नंबर 9 में. $14,000 minus 6,000 is 8,000. अब नेगेटिव आ रहा है ना. सो नेगेटिव आने का मतलब है, तुमको याद है डिफर्ड टैक्स में बताया था, अकाउंटिंग इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम. अगर आंसर नेगेटिव है तो डिफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट होता है.
5,000 into 40, 2000 नेगेटिव है. सो डिफर्ड टैक्स एसेट इज क्रिएटेड. ये मैंने तुम लोगों को बताया डिफर्ड टैक्स वाले स्टैंडर्ड में. तो डिफर्ड टैक्स एसेट में जाके लिख दो 2000. डिफर्ड टैक्स एसेट 2000. अरे समझा क्या? AS22 करो अच्छे से. चलो 18,000 का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. कंप्लीशन पे आ गए हम. गो टू P&L. ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन कुछ है ही नहीं. 18,000 तो ये भी 18. इस बार तो अप्रोप्रिएशन भी कुछ नहीं है. चलो 3,30,500 बाहर निकाल लो. 3,30,500. रिवैल्यूएशन रिजर्व 3 लाख ही था ना. ओ माय गुडनेस, मैंने कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया. तुम लोग ने भी ध्यान नहीं दिया. लैंड इज नॉट रिवैल्यूड बाय, इट इज रिवैल्यूड एट. अरे रिवैल्यूड बाय बोला होता तो 3 लाख से बढ़ते थे. रिवैल्यूड एट 3 लाख. अच्छा हुआ मालूम पड़ गया. रिवैल्यूड एट 3 लाख का मतलब है 3 लाख का हो गया है. 2 लाख का था प्लस 1 लाख ही और बढ़ा है. तो अपने को लैंड को 1 लाख रुपए बढ़ाना है. लैंड को 1 लाख रुपए बढ़ाएंगे. पता चल गया ये 3 लाख. समझा? रिवैल्यूड एट और रिवैल्यूड बाय. रिवैल्यूड एट 3 लाख मतलब 3 लाख हो गया. रिवैल्यूड बाय 3 लाख मतलब 2 तो था, 3 और ऐड करके 5 बनाना है. रिवैल्यूड एट 3 लाख मतलब 2 था और 3 लाख का बना. तो सेकेंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व्स वो भी 1 लाख का है. समझा? ये लो इसको भी 1 लाख कर दो. घबराओ मत, मिस्टेक नहीं होगी. लॉजिकल मिस्टेक्स आर नॉट. मेरे को समझाना था रिवैल्यूड एट रिवैल्यूड. जो तुम एग्जाम में मिस्टेक कर सकते हो वो मैं तुम्हारी मिस्टेक यहीं पे करा देता हूँ सो दैट तुम एग्जाम में ये गलती नहीं. कितना हो गया? 1,31,500 हो गया लगता है मेरे को. कि 18,000 है प्लस 13,500 प्लस 100. हाँ 1,31,500. चलो अब सबको आउटर कॉलम में निकालते जाओ. जो नहीं है उसको नील लिखते जाओ. इस बार लॉन्ग टर्म बोरेंस नहीं है, नील. ये भी नहीं है, नील. फिर नंबर 5 में जाना, नील. ये 40,000 आ गया बाहर. दिस इज नील. ये ऑलरेडी भारी है. चलो अभी नोट नंबर 10. नोट नंबर 10 में चले जाओ. कितना हो गया? 75,000 माइनस 6,400 करो ना. 75,000 75,000 68,600. ये 68,600 के साथ ऐड करो 14,400 and plus 3 lakhs. So 3,83,000 हुआ. क्योंकि ये नहीं है, इंटेंजिबल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है. ये सब बैलेंस शीट में आ जाएंगे. ये जो आउटर कॉलम के वैल्यूज है ये बैलेंस शीट में. एक 1,80,000
नील नील 40,000 नील। अरे ये नील लिखने में तकलीफ नहीं है, लेकिन अपने को एटलीस्ट कॉन्क्रीटली ये तो मालूम है अपना क्या क्या मैक्सिमम चीजें आ सकती है। चलो बैलेंस शीट के फॉर्मेट में जाओ। वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रॉब्लम, कंप्लीशन पे आ गए हम लोग। सब लोग बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे चले जाओ और लिखना चालू करो। शेयर कैपिटल 4,49,000। पीछे नोट्स टू अकाउंट्स को देख के ही लिख रहा हूं मैं भी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है 1,31,500 शेयर वारंट्स, कुछ है ही नहीं। आउटर कॉलम में वैल्यू आ गया 5,80,500, ये भी नहीं है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है। इनफैक्ट मेरे को तो इसमें तो एक भी आइटम नहीं मिला, ना डिफर्ड टैक्स एसेट है, ना अदर का है, ना लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये तो पूरा ही नील हो गया। शेड्यूल 3 का रिक्वायरमेंट है, कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है, फॉर्मेट तो बनाना ही पड़ेगा भले ही नील हो गया। हाँ 40,000 का एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। ट्रेड पेबल्स है कितने का? 30,000 का ट्रेड पेबल्स है। और अदर करंट लाइबिलिटीज कुछ नहीं मिला, और 8,000 का ही मिला शॉर्ट टर्म प्रोविजन। 78,000। टोटल 6,58,500। चेक कर लेना। एसेट साइड में चले जाओ। 3,83,000 नोट नंबर 10 में देखो 3,83,000 का फिक्स्ड एसेट्स है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी अपने पास 1,80,000 का। डिफर्ड टैक्स एसेट्स भी है 2,000 का। हाँ ये दो आइटम नहीं मिले अपने को। टोटल बाहर निकाल लो 5,65,000। हाँ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के नाम पे मेरे पास कुछ नहीं है। इन्वेंट्रीज है मेरे पास 40,000 की क्लोजिंग इन्वेंट्रीज है। क्लोजिंग इन्वेंट्रीज 40,000। 47,500 का ट्रेड रिसीवेबल्स नोट नंबर 16 में देख लो। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अपने पास कितने का है? 6,000 का। ये सब कुछ नहीं है। निकाल लो टोटल बाहर। टोटल 40, 87, 93, 93,500। हाँ 5,65,000, 93,500, 6,58,500। चलो ये हो गया अपना प्रेजेंटेशन। ये अपना प्रेजेंटेशन। दिस इज अवर प्रेजेंटेशन। बैलेंस शीट, सामने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अगले पेज पे नोट्स टू अकाउंट्स। एक साइड लाइबिलिटीज ही चल रहा है, दूसरे साइड एसेट्स चल रहा है। ठीक है ना? सो दिस कंप्लीट्स द क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन और एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इनफैक्ट मैंने अभी तक कितने क्वेश्चन करा दिए? मैंने क्वेश्चन 1 करा दिया, 3 करा दिया और 4 करा दिया। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिया। अभी मैं 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और कराऊंगा। मैंने ये वाला पीडीएफ सेंड करने के लिए स्टाफ को बोल ही दिया, तो तुमको मिल जाएगा। और वैसे मेरे साथ प्रॉब्लम करते समय तुमको पीडीएफ की जरूरत है, खाली तुम नोट्स वो तुम्हारा फॉर्मेट्स रेडी करो। ठीक है ना? ये लेक्चर स्टॉप करता हूँ इधर ही।